जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। जिसमें अभी तक हमने ये जाना कि पहले प्रधानमंत्री के मृत्यु के बाद किस प्रकार से भारत ने अपने दूसरे प्रधानमंत्री का चयन किया। लेकिन दुर्भाग्य रहता है कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जी भी कुछ ही समय बाद उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम अपने तीसरे प्रधानमंत्री का चयन कैसे करते हैं। तीसरे प्रधानमंत्री के चयन में आप देखते हैं कि कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत कंपटीशन का भाव होता है, लेकिन सीनियर कांग्रेस इंदिरा गांधी को कांग्रेस का लीडर चुनती है, कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुनती है और देश का तीसरा प्रधानमंत्री नियुक्त कर देती है। देश में आर्थिक संकट बहुत गहरा चुका है, मॉनसून विफल हो गए थे, है ना। ये सारी चीजें आपने जान ली है। खाड़ी युद्ध भी प्रारंभ हो रहा है ना। तो इन सब परिस्थितियों में हमारा तीसरा आम चुनाव होगा। तीसरा कि चौथा आम चुनाव होगा। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का चौथा आम चुनाव, या कहिए कांग्रेस का चौथा लोकसभा चुनाव, और कैसे इंदिरा गांधी कांग्रेस को स्थापित करती हैं और कैसे अपने आप को स्थापित करती हैं। चौथा आम चुनाव आसान आम चुनाव नहीं था, यह बहुत मुश्किल था। किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए। क्यों? क्योंकि ये उनका चुनाव था, उनके नेतृत्व में लड़ रही थी कांग्रेस, और अब तक विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका था। विपक्ष भी एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर खड़ा हो चुका था। अब इंदिरा गांधी को बहुत संयम से काम लेना था, बहुत सोच समझ के चलना था, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना था। अब इंदिरा गांधी उस प्रकार से नहीं चल सकती थी जिस प्रकार से वो पहले चला करती थी। पहले तो वो प्रधानमंत्री की सुपुत्री थी, है ना, और पहले उनके ऊपर पिता का हाथ था। और आपने ये भी जाना कि सिंडिकेट ने उन्हें किस उद्देश्य से प्रधानमंत्री बनाया था। अब उन्हें उन सब चीजों को भी देखना है, समझना है और अपनी छवि को, अपने आप को एक प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित करना है। ये चुनौती है उनके लिए। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का चौथा आम चुनाव, कांग्रेस का चौथा आम चुनाव, विपक्ष का चौथा आम चुनाव, विपक्ष ने कैसा प्रदर्शन किया है, इस बात को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। आपने ये जाना है कि 1952 से लेकर 1962 तक के चुनाव में कांग्रेस का एक तरफा प्रभुत्व था। एक तरफा शब्द यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन 1967 के बाद चीजें बदलना प्रारंभ हो जाती हैं। 1967 का आम चुनाव कांग्रेस के लिए आसान चुनाव नहीं होता, बहुत चुनौतियों भरा चुनाव होता है। विपक्ष अपने पीक पर पहुंच चुका होता है, विपक्ष भी एक दमदार विपक्ष का रूप धारण कर चुका होता है। आगे सुनिएगा, चुनाव का संदर्भ, चुनाव होने से पहले चुनाव का संदर्भ समझ लीजिए कि चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, चुनाव कैसी परिस्थितियों में हो रहा है, इस चीज को भी बहुत अच्छे से आप जान लीजिए और समझ लीजिए। चलिए पढ़िए। चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। दो प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी देहवासन हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरे एक साल का भी अरसा अभी नहीं गुजरा था। मतलब इंदिरा गांधी को कुर्सी संभाले सिर्फ एक साल से भी कम समय हुआ था और उन्हें चुनावी मैदान में उतर जाना पड़ा था। अपनी पार्टी का उन्हें नेतृत्व करना था
उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करना था और देश को एक सशक्त सरकार देनी थी। विपक्ष मजबूती से खड़ा था, गैर कांग्रेसवाद का नारा बुलंद था। समाजवाद के सबसे प्रखर नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये नारा बुलंद कर चुके थे गैर कांग्रेसवाद का, और गैर कांग्रेसी दलों को वो एकजुट कर रहे थे। और उस विपक्षी एकता के बीच में इंदिरा गांधी को कांग्रेस की नवैया को खेना था और पार लगाना था, और उन्हें पार लगाना था। समझ में आई बात? इन सब परिस्थितियों को उन्हें ध्यान में रखना था। ये बातें आप जान लीजिए, समझ लीजिए। बहुत मुश्किल वाली दौर था ये इंदिरा गांधी के लिए, आसान दौर नहीं था। ये आसान दौर तो कदापि नहीं था। किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए। अभी अभी उनके कंधों पर देश का नेतृत्व संभालने का क्या मिला था? जिम्मा मिला था। अब उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करना था चुनाव में, और परिस्थितियां विकट थी। आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और वैश्विक परिस्थितियां सब विकट थी, सब विपरीत थी, सब विपरीत थी। देश आर्थिक तौर पर बहुत डामाडोल हो चुका था, दो दो युद्ध लड़ चुका था, और मॉनसून गायब था, जिसके कारण खाद्यान्न संकट अपने चरम पर था, और दुनिया में जो खाड़ी देश थे वहां युद्ध चल रहा था इजराइल के साथ। तो परिस्थितियां विकट थी। इन परिस्थितियों में उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करना था। आगे सुनिएगा। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। किसे? इंदिरा गांधी को। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। अंडरलाइन कर लेना ये बातें। देश आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई थी। ये सारी चुनौतियां भारत के सामने मुंह बाए खड़ी थी, और इन चुनौतियों के बीच में इंदिरा गांधी को देश और अपने दल का नेतृत्व करना था और चुनाव लड़ना था। चुनाव मुंह बाए खड़ा था। विपक्ष विकराल रूप धारण करके कांग्रेस के खिलाफ खड़ा था। भाई विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है सरकार की गलतियां गिनवाना, और आज अगर विपक्ष सरकार की गलतियां गिनवा देता है तो विपक्ष क्या बन जाता है? देशद्रोही। दिस इज नॉट गुड। ये सही नहीं है। आप एक पार्टी हैं, आप देश नहीं है। और जिस पार्टी को आप देशद्रोही का टैग दे रहे हैं ना, उसने देश बनाया है। आप भूल जाते हैं इस बात को। और जब देश बन रहा था तो आपकी कोई भूमिका भी नहीं थी। तो जिसने देश बनाया वो देशद्रोही तो नहीं हो सकता। इतना तो हम भी जानते हैं, हमने भी इतना पढ़ा है ना। ठीक है, आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा में अंतर है, विभेद है। आपका घर चलाने का तरीका अलग है, उनका घर चलाने का तरीका अलग है। लेकिन देशद्रोही, घर तोड़ने वाला, यह कहना सरासर अनुचित है मेरे दृष्टिकोण में। आपका अपना विवेक, आप कुछ भी समझ सकते हैं, आप पर छोड़ता हूं मैं। तो इन विकट परिस्थितियों में इंदिरा गांधी को देश की कुर्सी मिलती है और फिर चुनाव लड़ना है, और विपक्ष भी एकजुट हो चुका है। और इन सब चुनौतियों के बीच में इंदिरा गांधी मैदान में उतरी हैं। सिंडिकेट उनके पीछे खड़ा है। सिंडिकेट ने उन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया, आप सब बखूबी जानती हैं। नियोजित और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा। इस सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना। अवमूल्यन का मतलब पैसे की कीमत को गिराना। किसके मुकाबले में? डॉलर के मुकाबले में, जिससे कि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके देश में। समझ में आ गई बात?
भाई आप मेरे देश में निवेश तभी करेंगे ना जब आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट तब होगा जब मेरे करेंसी की वैल्यू आपकी करेंसी की वैल्यू से कम हो, तभी तो आपको बेनिफिट होगा ना, तभी तो आप कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कर पाएंगे। यही है ना अर्थशास्त्र, है ना, इसी कहते हैं। चल, मैं पढ़ा थोड़ा सा, पढ़ा रखा है थोड़ा सा, ठीक है। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7 रुपए हो गई। आज 7 से 85-87 रुपए हो चुकी है, 87 रुपए, और 2024 में ये 56 के करीब था, 56-57 के करीब था। तो देखो हमारा पैसा कितना गिर चुका है। क्यों नहीं है? 76 था। किसके टाइम? 2014 में? 24 की बात नहीं कर रहा हूँ, 14 की बात कर रहा हूँ। मैंने 14 बोला था, अच्छा सॉरी, ठीक है। 56 था, 14 में 56 था। तब मोदी जी छाती चीर के कहते थे कि हमारा देश लुट रहा है, और आज 86 कर दिए हैं तब भी नहीं लुट रहा है। दिस इज द स्थिति। हाँ तो यही वाली बात, यही वाली। किसने? अरे ना 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 ना, चलो। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, ना कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण किया। यहीं से आप चल रहे हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि को समझते चलिए कि देश में इन परिस्थितियों ने किस प्रकार से आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी को मौका दिया। इन्हीं परिस्थितियों का हवाला लेकर वो चीज करेंगी। तो देश में जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि देश में बेरोजगारी है, वैसे ही इंदिरा गांधी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि देश में बेरोजगारी थी। देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, ये मानने को वो तैयार ही नहीं थी। वो ये मान रही थी कि ये तो प्रशासनिक कमी है, प्रशासनिक गलतियों के कारण ये विरोध ये सब हो रहा है। वो ये नहीं देख रही थी कि जनता आर्थिक तौर पर बहुत कंगाल हो चुकी थी और उसे आर्थिक बूस्ट चाहिए था, उसे इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए था। समझ में आई बात? उसे इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए था जिससे कि वो आगे निकल सके, आगे बढ़ सके। समझ में आया कि अभी भी भेजे में कम गया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। समझ में आई बात? साम्यवादी दल और समाजवादी पार्टियों ने देश में समानता के लिए एक अलग ही मुहिम प्रारंभ कर दी। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। मतलब इस दल ने भारत के किसानों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब प्रोत्साहित किया कि हथियार उठाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। किसने? इस दल ने, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस दल ने भारत के गरीब किसानों को उकसाया कि हथियार उठाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। समझ में आई बात? साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। तो आप इन सब चीजों को समझ लीजिए। यह थी उस समय की स्थिति, परिस्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सारी स्थितियों को आपने समझ लिया। अब आते हैं गैर कांग्रेसवाद पर। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया है? राम मनोहर लोहिया। समझ में आई बात? जिनका यहीं बगल में जिनके नाम पर अस्पताल है, क्या है?
अस्पताल, अस्पताल नहीं ना, अस्पताल, चिकित्सालय है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, गैर कांग्रेसवाद क्या है और इसने किस प्रकार से कांग्रेस की नींद उड़ाई थी, कब, 1967 में, और कैसे बहुत से राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, ऐसे बाहर किया था। उस समय का ये मानचित्र है और आप सबने देखा भी होगा पढ़ाते वक्त, पढ़ते वक्त, कभी कभी, है ना। तो आप ये देख रहे होंगे कि दिल्ली से लेकर हावड़ा तक जो रेल जाएगी वो बिना कांग्रेस शासन वाले राज्यों से होकर जाएगी, है ना। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा? आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हुआ किसी के? चलो फिर पढ़ लेते हैं इसी को कि क्या है गैर कांग्रेसवाद। यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जैसे आज के टाइम पर जो भाजपा की विपक्षी दल है, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे वोट बढ़ जाते हैं, जिस कारण से भाजपा सत्ता में आ जाती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने गठबंधन बनाया, जिस गठबंधन को उन्होंने क्या नाम दिया, इंडिया अलायंस नाम दिया, जिसे हमारी मीडिया क्या कहती है, बहुत सारी मीडिया कहती है इंडिया अलायंस, भाजपा उसे इंडिया अलायंस कहती है, और वो कहते हैं कि हमारा ये इंडिया अलायंस है, ठीक है। इंडिया अलायंस वो कहते हैं कौन, कांग्रेस वाले और जो उसमें हैं, और भाजपा इसे क्या कहती है, इंडिया अलायंस। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, मेरे नहीं है, उन्होंने ही अपनी सभा में कहा था, एक मेरा नहीं है ये, ठीक है, मैं कोट कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ठीक। आगे सुनिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय की जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने भी गैर कांग्रेसी पार्टियों को एकजुट किया और अपना एक गठबंधन बनाया और अपना नारा क्या दिया, गैर कांग्रेसवाद का, ठीक है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। समझ में आई बात? इस रणनीति को राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा, गैर कांग्रेसवाद। तो यह आपसे 3 नंबर के प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि गैर कांग्रेसवाद की रणनीति क्या है और इसे ये नाम किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद की रणनीति क्या है और इसे ये नाम किसने दिया। तो गैर कांग्रेसवाद की रणनीति क्या है ये भी आप एक्सप्लेन करेंगी और ये नाम किसने दिया, राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, ये भी आप बताएंगी, ठीक है। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसीलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। ये कौन कह रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह रहे हैं। समझ में आई बात? किस लिए, विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए। कौन कह रहा है, राम मनोहर लोहिया कह रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं चुनाव का जनादेश। क्या देता है जनादेश 1967 का चुनाव, जनता क्या आदेश देती है इस देश की सरकार को, इस देश के राजनीतिक दलों को, आइए जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही
थी। नेहरू के बिना पहली बार कांग्रेस मतदाताओं का, जन समूह का सामना कर रही थी। अब एक अनुभवहीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस उतरी थी। अनुभवहीन क्यों कह रहा हूं मैं? अभी उन्हें 7-8 महीने ही हुए थे प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए। राजनीति में लंबे समय से थी, लेकिन प्रधानमंत्री का पद और उसकी गरिमा, उसकी जिम्मेदारी एक बहुत अलग ऑरा रखती है। कुछ भी हो, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना एक अलग ऑरा है, और इससे मैं और आप इनकार नहीं कर सकते। कि कर सकते हैं? करना भी नहीं चाहिए। वो एक संवैधानिक पद है। ध्यान से, नहीं लात लगेगा और ये उड़ जाएगा। ठीक है। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। फिर से सुनना, चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस को राष्ट्रीय मतलब लोकसभा के चुनाव में और प्रांतीय मतलब राज्यों की विधानसभा के चुनाव में गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। अब ये एक नंबर का प्रश्न बन जाता है कि भारत के किस चुनाव को भूकंप, राजनीतिक भूकंप कहा जाता है? तो किस चुनाव को? 1967 के चुनाव को। एक नंबर का अपने आप अल्टीमेट प्रश्न बन गया। अब ये प्रश्न कैसे निकाल पाओगे आप? कैसे निकाल पाओगे? जब आप एनसीईआरटी को चाटोगे, पढ़ोगे नहीं, जीभ लगा दे, इंक चाट जाओ इसकी। सुनो, ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये आप अपने लिए सीयूटी के लिए कर रहे हैं। इफ यू वांट अ बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपके लिए बहुत कठिन है। समझ में आई बात? आपकी डगर आसान नहीं है, आपकी भी डगर आसान नहीं है। अगर आप चाहती हैं दोनों जाना, तो एक अच्छे कॉलेज में नॉर्थ कैंपस चाहती हैं तो थोड़ी बहुत आंखें फोड़नी पड़ेगी कुछ दिन तक, थोड़ी बहुत। ठीक है। नॉर्थ कैंपस चाहती है, साउथ कैंपस चाहती है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन अच्छे नहीं है साउथ कैंपस के कॉलेजेस। या फिर आउट ऑफ कैंपस कॉलेजेस चाहती हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज ये रहा, गार्गी है कि मेरे ख्याल से गार्गी है, वो भी आउट ऑफ कैंपस है। ठीक है ना? ये कालिंदी है, यहाँ पर ये लड़कियों के कॉलेजेस है, सिर्फ लड़कियों के। ठीक है। हाँ, हंसराज है, किरोड़ी मल है, हिंदू है, सेंट स्टीफेन है, और भी हैं, मतलब जो मेरे आसपास थे मैं उनको जानता हूँ। और इधर है मोतीलाल नेहरू है, ARSD है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। मुझे जितना मेरा पता है, मैं नॉर्थ कैंपस पढ़ा हूँ, मैंने नॉर्थ कैंपस ही देखा है, समझा है, जाना है, तो मैं सजेस्ट भी नॉर्थ कैंपस ही करता हूँ, क्योंकि वाइब वही है। इलेक्शन वाइब चाहिए तो आप साउथ कैंपस जाइए, क्योंकि वहां फिर आपको वाइब वैसी मिलेगी, इलेक्शन वाइब। मतलब वहां हुड़दंग होती है, हुड़दंग, मारपीट देखनी है आपको तो वहां जाए आप, है ना? चलो, तो चुनाव के परिणामों को जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, पर्यवेक्षक थे, उन्होंने क्या कहा? राजनीतिक भूकंप कहा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस आज तक इतना खराब प्रदर्शन उसका अभी तक नहीं देखा गया था 15 साल के लोकतांत्रिक सफर में। ठीक है। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और ना ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से SK पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से KB सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। ये सिंडिकेट के नेता हैं। ठीक है। इनको भी चुनाव ये भी चुनाव हार जाते हैं। ठीक है। राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, 2 अन्य राज्यों में दल बदल के
कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के, अब ये भी है, ये भी पूछा जा सकता है कि किन कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में विधानसभा में कौन से 9 राज्यों की सत्ता से बाहर हो गई, ये भी पूछा जा सकता है, या कितने राज्यों की सत्ता से बाहर हो गई। तो ये एक नंबर के प्रश्न है ना, ये तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप एनसीईआरटी को चाटोगे। अब नहीं चाटोगे तो तुम्हारी चाट जाएगी दिमाग, 20 नंबर चले जाएंगे, 20 नंबर चले जाएंगे, फिर मत बोलना, है ना। 60 नंबर राइटिंग के हैं और 20 नंबर बुद्धि के हैं। लगा ली बुद्धि तो आ गए नंबर, नहीं लगाई बुद्धि चले गए नंबर। टाटा। जिस 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने में कामयाब रही, जिसे डीएमके आज कहते हैं, ठीक है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहां के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। तो यह भी एक नंबर का सटीक प्रश्न बन जाता है कि वो कौन सा दल है जिसे विधानसभा के चुनाव में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था राज्य में। तो कौन सी है? डीएमके। और किस कारण से? हिंदी विरोध के कारण, हिंदी को राजभाषा ना बनाया जाए इसके विरोध के कारण से उसे यह जन समर्थन मिला था। कहां पर? तमिलनाडु में, आज के तमिलनाडु में। उस समय उसे मद्रास कहा जाता था, ठीक है। चुनावी ये पढ़ दिया ना। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया? मान ले, क्यों ना माने, इतना तो खराब प्रदर्शन था उसका। आपको पता है इंदिरा गांधी जीत जाएंगी? हाँ, फिर से चुनाव होगा। हाँ, अच्छा, चलो फिर पढ़ ही लेते हैं फिर। गठबंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो गठबंधन की राजनीति 1967 से ही इस देश में प्रारंभ हो जाती है और गठबंधन की ताकत उसी समय से समझ ली गई थी कि अगर यूनाइटेड रहोगे तो किसी को भी परास्त कर सकते हो और बिखरे रहोगे तो कोई भी आपको कुचल कर जा सकता है। आप कुचले तभी जाओगे जब आप बिखरे रहोगे और आप अगर एकजुट रहोगे तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। नो वन कैन टच योर सिंगल हेयर, है ना? सही अंग्रेजी बोला? थैंक यू। चलो 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से नहीं, एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। इनके साथ
इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थी। जनसंघ मतलब आज की भाजपा, मारूंगा थप्पड़, ठीक है। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इसके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। ये कहां पर था? पंजाब में, जहां के संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहते थे? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहते थे। दल बदल, अब ये भी जान लो, ये किस उड़ती चिड़िया का नाम है? दल बदल किस उड़ती चिड़िया का नाम है? आइए इसके भी पर गिन लेते हैं और जान लेते हैं। 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकार के बनने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाएं, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएं, तो इसे दल बदल कहते हैं। मान लो मैं भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, और चुनाव जीतने के बाद मैं कांग्रेस में शामिल हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दल बदल। जीता मैं किसी और चुनाव चिन्ह पर और जीतने के बाद मैं किसी और पार्टी में शामिल हो गया, तो इसे कहते हैं दल बदल, ठीक है। तो 1967 के चुनाव में खूब दल बदल होता है और इससे पार्टी सरकार बनना और बिगड़ना बहुत आसान हो जाता है। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल को आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। इसी परिघटना से आया राम और गया राम का जुमला मशहूर होता है। वैसे तो आया राम गया राम ये हरियाणा के एक विधायक के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये रहा, इसको आप पढ़ लेंगे। समझ में आई बात? आया राम और गया राम के जुमले को बहुत विस्तार पूर्वक। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली क्लास में हम समझेंगे कांग्रेस के विभाजन को और कांग्रेस के एकीकरण को, और फिर 1971 के चुनाव को भी समझेंगे, जिसमें इंदिरा गांधी ये बता देती है सिंडिकेट को कि असली कांग्रेस जहां मैं हूं वो है, जहां आप हैं वो नहीं। समझ में आई बात? पहले तो ये समझेंगे विभाजित कैसे होती है, किन कारणों से होती है, और फिर कैसे इंदिरा गांधी अपने नेतृत्व में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करती हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।